हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। बुक आपकी है समष्टि अर्थशास्त्र। चैप्टर आपका है आय और रोजगार का निर्धारण। इससे पहले के सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी, एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट्स है वो बता दी जाएगी, और जितने भी हमारे चैनल के वीडियो लिंक्स है वो भी सारे आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी, जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पे जितने भी हमारे चैनल पे वीडियो हैं उन सबके पीडीएफ जो नोट्स हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, आय और रोजगार का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत जो था वो महान अर्थशास्त्री जे एम केन्स ने 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में दिया था। तो देखिए, केन्स का ये सिद्धांत इसलिए आया था क्योंकि उस समय आप देखेंगे 1929 से लेकर 1933 तक, ठीक है, एक महामंदी जो थी आपको यूरोप और अमेरिका में देखने को मिलेगी, जिसने जो भी पुराने अर्थशास्त्रियों की जो भी अर्थशास्त्र को लेकर समझ थी वो जो थी गलत साबित हुई, और इस मंदी ने जो है पूरी एक अर्थव्यवस्था को जो है बर्बाद करके रख दिया। तो उस समय जो एक महान अर्थशास्त्री जेएम केन्स ने थे वो नई विचारधारा लेकर आए अर्थव्यवस्था के अंदर। जब मंदी का दौर आता है तो किस तरह से अर्थव्यवस्था बिहेव करती है। तो इसी टाइम आप देखेंगे इसी पुस्तक ने समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करी। यानी यहीं से आप देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स के अंदर एक नई शाखा का जन्म होता है, और जो अर्थशास्त्र है उसको समष्टि स्तर पर पढ़ना जो है वो जरूरी हो गया। ये किसने बताया? जेएम केन्स ने कहा। ठीक है, तो एक अलग अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आप देखेंगे इसी समय समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। तो केन्स द्वारा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का जो खंडन किया गया वो किस आधार पर किया गया? तो देखिए, से का नियम जो था पहले उसे गलत बताया। क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे वो कहते थे पूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है। तो ऐसा कहा जाता था भाई, अगर मार्केट में कोई भी चीज है तो वो क्या होगी? अपने आप बिकेगी, ठीक है, उसकी मांग हमेशा बनी रहेगी। लेकिन केन्स ने यह कहा कि यह गलत है। असल में मांग पूर्ति को पैदा करती है, यानी अगर लोग चीजें नहीं खरीदेंगे तो उत्पादन भी नहीं होगा। ठीक है, तो केन्स ने क्या कहा था भाई कि मांग जो होती है वो पूर्ति को प्रोत्साहित करती है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण आप देखते हैं, मंदी के दौर में क्या हुआ, सामान बना हुआ था लेकिन लोगों के पास आय और रोजगार नहीं था, तो जो सामान था वो बिक नहीं रहा था। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं भाई कि जब लोगों के पास आय होगी, ठीक है ना, और उसके बाद ही किसी मांग को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये किसका कहना था? केन्स का कहना था। स्वतः संतुलन की धारणा को भी इन्होंने गलत बताया। जो पुराने अर्थशास्त्री थे मानते थे कि अर्थव्यवस्था अपने आप पूर्ण रोजगार पर पहुंच जाती है। तो अर्थशास्त्रियों का भाई ये मानना था, जो पुराने अर्थशास्त्री थे, कि अगर आप देखेंगे एक अर्थव्यवस्था के अंदर तो जो एक स्थिति होती है पूर्ण रोजगार की वो अपने आप आ जाती है। तो केन्स ने कहा कि ऐसा नहीं होता, अर्थव्यवस्था बेरोजगारी की स्थिति में भी संतुलन पर रह सकती है। तो कई बार आप देखेंगे कि भाई अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है लेकिन उस टाइम भी आप देखेंगे अर्थव्यवस्था जो संतुलित रहती है। ठीक है, तो ये चीज जो थी संतुलन की जो धारणा पुराने अर्थशास्त्री बता रहे थे, इसको भी जो है केन्स ने गलत कहा। ब्याज दर से बचत निवेश बराबर होने की धारणा गलत है। तो उन्होंने कहा भाई कि ऐसा नहीं कि अगर ब्याज दर है वो क्या करेगी, बचत और निवेश को हमेशा क्या कर देगी, बराबर कर देगी। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे कि ब्याज दर अपने आप बचत और निवेश को क्या कर देती है, बराबर कर देती है। केन्स ने कहा कि यह मानसिकता अपेक्षाओं और मांग पर निर्भर करती है, सिर्फ ब्याज दर से नहीं। तो उन्होंने कहा भाई सिर्फ ब्याज दर से ही जो है कि जो आपका जो बचत और निवेश है वो बराबर नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? लोगों की मानसिकता, अपेक्षाओं और उनकी मांग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा पैसे की भूमिका को नजरअंदाज करना गलत है। तो पुराने अर्थशास्त्री मानते थे कि पैसा सिर्फ विनिमय का माध्यम है। अगर आप पहले की बात करेंगे तो अर्थशास्त्रियों का ही माना था कि पैसा जो होता है वो सिर्फ एक विनिमय का माध्यम है, लेन देन का माध्यम है। लेकिन केन्स कहते हैं मांग ब्याज दर और रोजगार को भी प्रभावित करता है। तो केन्स कहते हैं भाई जो पैसा है वो सिर्फ विनिमय का माध्यम नहीं है, वो क्या करता है, मांग को, ब्याज दर को और रोजगार को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो पूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति नहीं है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे कि हर व्यक्ति को काम मिल जाता है। तो ऐसा मानना था भाई कि हर व्यक्ति को काम मिल जाता है, हमेशा काम चलता रहता है। तो ये पुराने अर्थशास्त्री मानते थे। लेकिन केन्स कहते हैं
कि बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य समस्या है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं भाई सब लोगों को रोजगार मिल जाता है, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसके अंदर आप देखेंगे बेरोजगारी मौजूद ही होगी, क्योंकि जब मांग में कमी आएगी तो लोग क्या करेंगे भाई, उत्पादन करना बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा, बेरोजगारी होगी। तो केन्स के आय और रोजगार निर्धारण सिद्धांत के तीन मुख्य निष्कर्ष निकले। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा भाई, संतुलन और पूर्ण रोजगार, यानी आय और रोजगार का संतुलन हमेशा पूर्ण रोजगार पर नहीं होता है। अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर भी क्या हो सकती है, संतुलन में रह सकती है, और ये क्या है, एक सामान्य स्थिति है। तो पहली बात कही उन्होंने। दूसरी बात, मांग की भूमिका, मांग पूर्ति को उत्पन्न करती है, ना कि पूर्ति मांग को। ठीक है, तो ये भी कहा था केन्स ने कि मांग जो है वो पूर्ति को क्या करती है, उत्पन्न करती है। यदि प्रभावी मांग कम होती है तो अति उत्पादन, बेरोजगारी और मंदी आ जाती है। यानी जितनी मांग है, प्रभावी मांग जो थी वो अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, बाजार में अति उत्पादन रह जाएगा, जिससे क्या होगा, और उत्पादन होगा नहीं तो उससे क्या होगी, बेरोजगारी, और अगर सामान मार्केट में ज्यादा है तो मंदी भी आ सकती है। निर्धारण कारक, तो उत्पादन, आय और रोजगार स्तर समग्र मांग पर निर्भर करते हैं। तो ये भी कहा था उन्होंने भाई कि जो उत्पादन है, आय है और रोजगार जो स्तर है वो किस पे डिपेंड करता है, समग्र मांग पर। ठीक है, यानी अगर समग्र मांग एडी बढ़ती है तो उत्पादन, आय और रोजगार भी बढ़ता है। जब एडी घटती है यानी उत्पादन, आय और रोजगार घटता है। ठीक है, यानी अगर एडी बढ़ेगा तो उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर समग्र मांग घटेगी तो आप देखेंगे उत्पादन और रोजगार भी घटेगा। ठीक है, तो ये जो तीन बातें थी वो केन्स ने कही थी। अब समझते हैं समग्र मांग क्या होती है। ठीक है, तो देखिए केन्स के अनुसार समग्र मांग वह कुल व्यय है जो लोग, परिवार हो गया, व्यवसाय, सरकार और विदेश के जो लोग हैं, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को एक निश्चित मूल्य स्तर पर किसी विशेष अवधि में खरीदने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी सेवाएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, एक निश्चित समय अवधि पर लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उस पर व्यय करना चाहते हैं, तो वही क्या होती है, मांग होती है। उदाहरण, आप अपने लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं, कंपनी नई मशीनें खरीदना चाहती हैं, सरकार सड़क बनाना चाहती है और विदेशी लोग भारत से सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं। तो जो इन सब की कुल चाहत है उसे ही हम क्या कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं या एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है, समग्र मांग एडी के घटक क्या है, तो किन किन चीजों से मिलकर समग्र मांग बनती है। तो समग्र मांग का मतलब है कि एक अर्थव्यवस्था में कुल कितनी चीजों की मांग है, इसे आमतौर पर इन चार मदों के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हमारी जो समग्र मांग होती है उसमें निजी उपभोग मांग आती है, और प्लस में निजी निवेश मांग आती है, प्लस में सरकार द्वारा जो वस्तु और सेवाओं की मांग आती है वो आती है, और उसके बाद हम शुद्ध निर्यात कर देते हैं। तो ये हमारी क्या बनती है, एक समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड बनती है। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है, पहला समझते हैं। तो यह हम सब लोगों यानी परिवारों द्वारा किया गया कुल खर्चा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय। उदाहरण, आप अपने लिए खाना, कपड़े, फोन, फीस या किराया देने में जो पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, यह मुख्य रूप से आपकी प्रयोज्य आय पर निर्भर करती है। ठीक है, तो प्रयोज्य आय क्या होती है, जब टैक्स निकाल कर जो पैसा हमारे पास बचता है उसे हम प्रयोज्य आय कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, इस पे जो खर्चा कर रहे हैं, वही क्या होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है। तो आय जितनी ज्यादा होगी खर्च उतना ही ज्यादा होगा, और इसका उल्टा भी हो सकता है बिल्कुल। अगर आपकी आय ज्यादा है तो आप खर्च ज्यादा करेंगे, ठीक है ना, उपभोग ज्यादा करेंगे। आपकी आय कम है तो क्या करेंगे, आप उपभोग कम करेंगे। और इसे ही क्या कहा जाता है, घरेलू व्यय भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निजी निवेश व्यय क्या होता है। तो ये निजी कंपनियों या निवेशकों द्वारा किया गया खर्च है जो उनकी पूंजी के स्टॉक को बढ़ाता है। ठीक है, तो खर्चा कौन करती है भाई, कंपनियां भी करती हैं और निवेशक भी करते हैं। वो किस लिए करते हैं भाई, उन्हें क्या करना है, अपने जो भी कंपनी है, ठीक है, या जो भी वो निवेश कर रहे हैं उससे क्या करना चाहते हैं, अपनी पूंजी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो पूंजी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, निजी निवेश वह होता है जो कंपनियां और कौन करते हैं, निवेशक करते हैं। उदाहरण, फैक्ट्री के लिए नई मशीनें खरीदना, नई बिल्डिंग बनाना, या स्टॉक जैसे कच्चा या तैयार माल रखना, ये सारी चीजें क्या आती हैं, निजी निवेश व्यय के अंदर आती हैं। ठीक है, जिसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। निवेश के दो प्रकार होते हैं। तो निवेश भी आप देखेंगे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है प्रेरित निवेश। ठीक है, वह निवेश जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो प्रेरित निवेश क्या होता है भाई, आप निवेश कब करेंगे, जब आपको लाभ कमाना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यह आय के स्तर पर निर्भर करता है। जब लाभ की संभावना, आय बढ़ती है तो वह निवेश भी बढ़ता है। तो आप क्या करेंगे भाई, आपको लगता है कि आपकी आय बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आप ज्यादा निवेश करते हैं। ठीक है,
आमतौर पर आप देखेंगे निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तो जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती है, किस लिए करती हैं भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए करती है, ताकि ज्यादा आय उनको हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, निवेश जितना आप बढ़ाएंगे आय जो होती है उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। सेकंड जो आता है आपका वो स्वायत्त निवेश होता है। यह वह निवेश जो आय के स्तर की परवाह किए बिना किया जाता है। तो इसमें आय को बढ़ाना नहीं होता है। ठीक है, ये जो निवेश होता है ये आय को नहीं बढ़ाता, बस क्या काम होता है इसका, बल्कि समाज में जो कल्याण और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका मकसद लाभ कमाना नहीं है, क्या करना है, लोगों के कल्याण के लिए काम करना है और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किया जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे ये जो निवेश होता है ज्यादातर आप देखेंगे सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आय बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो समाज कल्याण और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किया जाता है। तो ये आप देखेंगे स्थिर रहता है। ठीक है, सरकारी व्यय क्या होता है, तो यह वह कुल खर्चा है जो सरकार करती है। तो सरकार भी खर्चा करती है, इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहले सरकार अंतिम उपभोग व्यय पर खर्चा करती है, यानी कानून व्यवस्था बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा जैसे जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए दैनिक जो भी खर्चा करती है सरकार उसे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस की सैलरी हो गई, सरकारी स्कूल चलाना हो गया, तो ये क्या है, सरकार का अंतिम उपभोग व्यय है। दूसरा सरकार कहाँ पे खर्चा करती है, सरकारी निवेश पर करती है वह। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया ये खर्चा होता है। ठीक है, जैसे हाईवे, बिजली संयंत्र, अस्पताल या स्कूल भवन का निर्माण कराना। ठीक है, तो ये क्या आपका सरकारी निवेश व्यय होता है। चौथा जो आपका आता है वो होता है शुद्ध निर्यात। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। यह बताता है कि विदेशी बाजारों से हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी शुद्ध जो है मांग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, निर्यात में से आयात को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, शुद्ध निर्यात आ जाता है। तो इससे पता लगता है कि विदेशों में हमारे वस्तु की कितनी मांग है। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी समग्र मांग बनाती हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो हम सिर्फ दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम जो समग्र मांग पढ़ेंगे वो C+I। ठीक है, यानी निजी निवेश मांग और निजी उपभोग मांग, इन दोनों को ही हम पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो है यही है। ठीक है, तो AD=C+I, यानी हमारा जो सी होगा वो क्या होगा, वांछित उपभोग जो होता है, यानी अर्थात परिवार जितना खर्च करना चाहते हैं, और दूसरा हमारा जो होता है वांछित निवेश, अर्थात फर्म जितना निवेश करना चाहती है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये है। तो हमारा जो समग्र मांग रहेगी वो C+I रहेगी। ठीक है, समग्र मांग के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, उपभोग व्यय क्या होता है, जो कभी शून्य नहीं होता, यानी चाहे आय शून्य ही क्यों ना हो, लोगों को अपनी मूल आवश्यकताएं जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया और आश्रय पर खर्च करना ही पड़ता है। यानी अगर आपकी आय जो है वो शून्य है उसके बाद भी आप उपभोग करेंगे ही करेंगे। इस न्यूनतम खर्च को स्वायत्त उपभोग कहा जाता है। यह खर्च पिछली बचतों या उधार से किया जाता है। यानी अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आप कहाँ से खर्च करेंगे, तो वह जो आपका उपभोग व्यय होता है वो दो जगह से हो सकता है, या तो आप बचत जो कर रखी है आपने, सेविंग कर रखी है वहां से करेंगे, या फिर आप उधार लेकर करेंगे। ठीक है, लेकिन उपभोग तो आप करेंगे ही करेंगे। फिर आता है निवेश स्थिर होता है। तो स्वायत्त निवेश होता है, हम देखेंगे यहाँ पे निवेश का स्तर आय पर निर्भर नहीं करता। आय चाहे अधिक हो या कम, निवेश एक निश्चित माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं सरकारी निवेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे निवेश जो होगा वो स्थिर रहेगा। सकल मांग क्या होती है, तो एडी कभी शून्य नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपका जो कंजप्शन है, उपभोग है, वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो समग्र मांग होगी वो भी कभी शून्य नहीं हो सकती। क्योंकि उपभोग कभी शून्य नहीं होता और एडी इक्वल टू जो हमारा उपभोग होता है प्लस निवेश होता है, तो इसलिए जो एडी है भी कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो समग्र मांग जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकती। एक अर्थव्यवस्था में उपभोग हमेशा होता रहेगा, तो इसलिए समग्र मांग कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, अब आय, उपभोग, निवेश के मध्य जो है वो संबंध समझते हैं। तो देखिए, इनकम जो हमारी होती है जीरो से शुरू होती है, यानी जब हमारी इनकम हो ना हो फिर भी हम कंजप्शन कर रहे होते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो हमारा स्थिर होता है। तो अगर हम C+I करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ये चीज़ जो हमें याद रखनी है। तो आप देखेंगे जो कंजप्शन होती है वो कभी भी जीरो से शुरू नहीं होती है। ठीक है, वो क्या होती है, ऊपर से ही शुरू होगी। यानी एक ऐसा, जब हमारे पास इनकम नहीं भी होती है फिर भी हम कंजप्शन कर रहे होते हैं, तो वो कभी भी जीरो से नहीं शुरू होगी। ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारी क्या होती है, स्थिर होती है। वही जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं कि जब हम C+I कर देते हैं, यानी जब कंजप्शन में हम क्या कर देंगे, ये हमारी कंजप्शन है, इस कंजप्शन में अगर हम प्लस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट तो हमारी क्या बन जाती है, एग्रीगेट डिमांड बन जाती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आय, उपभोग और निवेश के बीच संबंध। समग्र पूर्ति क्या होती है समझते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति को मोटे रूप में समग्र आपूर्ति कहते हैं। यानी एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु और सेवाएं
बन रही हैं, ठीक है ना, यूज करी जा रही हैं, उसे ही क्या कहते हैं, समग्र आपूर्ति कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं दी गई अवधि में एक अर्थव्यवस्था द्वारा जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उनके मौद्रिक मूल्य को ही समग्र पूर्ति कहते हैं। यानी एक अर्थव्यवस्था में एक समय अवधि के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसका जो मौद्रिक मूल्य है वही क्या है, आपकी समग्र आपूर्ति है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था में जो संपूर्ण उसका राष्ट्रीय उत्पाद होता है या जो संपूर्ण उसकी राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है, वही क्या होती है, हमारी समग्र आपूर्ति भी होती है। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं समग्र आपूर्ति हमारी किसके बराबर होती है, राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र आपूर्ति जो हमारी किसके बराबर है, राष्ट्रीय आय के बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी आय है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, आपकी जो, तो आय का दो हिस्सा यूज करते हैं हम। ठीक है, एक जो होता है या तो हम क्या करेंगे उसका उपभोग करेंगे या तो हम क्या करेंगे उसकी बचत करेंगे, और अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाता है, इनकम के बराबर। ठीक है, तो उपभोग व्यय क्या होता है हमारा, उपभोग व्यय होता है जो आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्चा किया जाता है। तो आय को हम दो तरह से यूज करते हैं, या तो हम क्या करेंगे उपभोग व्यय पर, या दूसरा हम बचत। तो बचत क्या होती है, आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता, अर्थात बचत की जाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम है हमारी वो किसके बराबर होती है, उपभोग व्यय और प्लस बचत के बराबर होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारी इनकम जो है, जो हम हमारी समग्र आपूर्ति है वो राष्ट्रीय आय के बराबर है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी समग्र आपूर्ति होगी वो भी उपभोग व्यय और प्लस बचत के बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल सेम है। यानी एग्रीगेट सप्लाई अगर इनकम के बराबर है तो वाई हमारा सी प्लस एस होगा, तो इसलिए हमारी एग्रीगेट सप्लाई यानी हमारी समग्र जो आपूर्ति है वो भी सी प्लस एस होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब देखिए इनकम जो हमारी होती है, तो इनकम जैसे बढ़ती है हमारी, ठीक है ना, कंजप्शन भी आप देखेंगे यानी उपभोग जो है वो बढ़ता है। ठीक है, और हमारी सेविंग भी जो है वो बढ़ती है। तो इनकम हमारी किसके बराबर होती है, इनकम हमारी होती है सी प्लस एस के बराबर। ठीक है, और हमारी समग्र आपूर्ति भी क्या होती है, सी प्लस एस के बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। और एक चीज और याद रखनी है कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई यानी जो समग्र आपूर्ति होती है वो हमेशा 45 डिग्री की रेखा पर काम करती है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो भी 100 है, ठीक है, अगर आपकी इनकम जो है वो भी 100 है और आपने जो एग्रीगेट जो आपकी सप्लाई जो समग्र आपूर्ति है वो भी क्या है 100 है, अगर ये दोनों ही 100 है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपकी इनकम जो है वो भी 200 है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपका जो समग्र आपूर्ति है, ठीक है ना, यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या है, ये 200 है, तो इसका मतलब देख रहे हैं जितना इधर है उतना इधर है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या करेंगे, बीच में से जब जाएगी एक लाइन तो दोनों को क्या करेगी, एक बिल्कुल बीचों बीच काटेगी। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 45 डिग्री का। यानी क्योंकि हमारी एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है तो जो हमारी ग्राफ पर रेखा बनेगी, ठीक है, वो 45 डिग्री की ही बनेगी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। सम विच्छेद बिंदु क्या होता है, तो देखिए यह वह बिंदु है जहां आय उपभोग के बराबर हो जाती है। यानी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपकी इनकम जो होती है वो कंजप्शन के बराबर हो जाती है, तो वो जो एक ग्राफ के अंदर सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो बचत शून्य के बराबर होती है जहां पर, तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारा जो है इनकम है, ये हमारी जो है कंजप्शन है। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए जहां पे इनकम और कंजप्शन, यहाँ पर इनकम और कंजप्शन मीट करती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होती है हमारी इनकम जो होती है वो कंजप्शन के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेविंग जो हमारी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सेविंग जो है आपकी क्या हो गई है, वो जीरो हो गई है। कब, जब इनकम आपकी कंजप्शन के बराबर हुई है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई कि भाई इनकम हमारी कंजप्शन के बराबर हो गई। इससे पहले, ठीक है, जब हमारी इनकम कंजप्शन के बराबर नहीं थी तो उस समय हम खर्चा कहाँ से कर रहे थे, तो उस समय जो ये खर्चा आप देख रहे हैं ये खर्चा दो तरह से होता है। ठीक है, या तो आप क्या करते हैं बचत से खर्चा करते हैं या तो आप उधार लेकर खर्चा करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी सेविंग होती है वो आपको नेगेटिव दिखाई देगी। ठीक है, और वहीं जब जैसे हमारी इनकम बढ़ जाती है वैसे ही हमारी जो सेविंग होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब हमारी इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन जो है वो कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आपका क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अल्पकालिक संतुलन उत्पादन क्या है, तो देखिए केनिसन सिद्धांत के अनुसार संतुलन की स्थिति को आमतौर पर समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के संदर्भ में बताया जाता है। एक अर्थव्यवस्था तब संतुलन में होती है जब किसी समय अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं की कुल जो आपकी मांग होती है
कुल जो आपकी आपूर्ति होती है उसके बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अल्पकालीन संतुलन उत्पादन कब होगा? जब समग्र मांग किसके बराबर हो जाए? समग्र आपूर्ति के बराबर हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर उस बिंदु से निर्धारित होगा जहां पर क्या होगा, जो हमारी समग्र जो मांग है वो किसके बराबर हो जाए? समग्र आपूर्ति के बराबर हो जाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है। तो हमारी राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर क्या होगा? जब हमारी समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो गई। और दूसरा, हमारी मान लीजिए, देखिए एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या होती है? सी प्लस आई होती है, और एग्रीगेट सप्लाई जो हमारी होती है वो सी प्लस एस होती है। ठीक है, अगर हम इसको इससे काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है आई इक्वल टू एस, यानी हमारे पास बचा निवेश बराबर में बचत। ठीक है, तो दूसरा ये है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर किस बिंदु पर होगा? या तो हमारी क्या हो जाए? समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो जाए, या तो जो हमारा निवेश है वो किसके बराबर हो जाए? बचत के बराबर हो जाए। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय आय जो है वो संतुलन स्तर पर है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। उत्पादन आय संतुलन स्तर, तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर हमारी आय का जो संतुलन स्तर है वो कब होगा? समग्र मांग और समग्र आपूर्ति बराबर हो जाए तो। ठीक है, इस दृष्टिकोण को और अच्छे से समझते हैं। तो इस दृष्टिकोण में क्या होता है? संतुलन स्तर का उत्पादन यानी जो जीडीपी हमारी है तब प्राप्त होती है जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो जाती है, यानी एग्रीगेट डिमांड जो होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? आप देखिए, ये हमें दे रखा है एक शेड्यूल है, टेबल देखिए। तो इसमें आप देखेंगे ये इनकम का अलग अलग फेस है, उसके बाद उपभोग देखेंगे, फिर बचत है, निवेश है। तो अगर आप इस पूरे शेड्यूल में देखेंगे तो एक ऐसी जगह होगी जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, और जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी वही जो होगा हमारा आय का संतुलन स्तर होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो स्थिति है, यानी जब इनकम जो कितनी है 400 है, ठीक है, और उपभोग जो है 340 है, तो उस समय आप देखेंगे जो आपकी समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे बचत भी 60 है और निवेश भी जो है 60 है। तो ये जो स्तर है आपको क्या दिखाता है? संतुलन दिखाता है। ठीक है, तो ग्राफ पे हम कैसे करेंगे? तो ये देखिए, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर जिस बिंदु पर होता है, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा आउटपुट है, ठीक है ना, ये तो जो हमारा उत्पादन है, ठीक है, या जो हमारी आय है, ये जो होगी संतुलन स्तर पर होगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम बता सकते हैं। क्या हो अगर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है यानी जो समग्र मांग है वो ज्यादा हो जाए समग्र आपूर्ति से? तब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? तो देखिए, अगर हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, यानी सकल मांग सकल आपूर्ति से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से क्या हो गई है? अधिक हो गई है। मांग ज्यादा है और आपूर्ति क्या है? कम है। तो ऐसे में क्या होगा? तो बाजार में वस्तु और सेवाएं कम होती हैं लेकिन मांग क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी वस्तु और सेवाएं कम है लेकिन मांग ज्यादा होती है। तो इस वजह से सभी मौजूदा स्टॉक माल जल्दी बिक जाते हैं। ठीक है, सामान मार्केट में है नहीं तो कम मात्रा में होगा तो लोग क्या करते हैं? जल्दी खरीद लेते हैं, तो बिक जाते हैं। उत्पादकों को अधूरी मांग के कारण नुकसान होता है क्योंकि वे उतना उत्पादन नहीं कर पाते जितनी मांग है। तो इसमें क्या होगा भाई? उत्पादक जो उनको नुकसान होगा क्योंकि मांग ज्यादा है लेकिन वो बाजार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उत्पादक उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है उसको एग्रीगेट सप्लाई तक जो है वो संतुलित किया जाए। यानी जब मांग की कमी होगी तो क्या करा जाएगा भाई? आपूर्ति की कमी हो रही है, ठीक है, और मांग ज्यादा है तो उसको बढ़ाया जाएगा, और बढ़ाने से क्या होगा? तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक ये दोनों चीजें जो है वो बराबर ना हो जाए, यानी समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई एग्रीगेट डिमांड जो है वो, अगर आप देखेंगे डिमांड ये है, ओ ई डिमांड है आपकी, ठीक है, लेकिन आप पूरा कितना कर रहे हैं? ओ ए जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई? संतुलन पे लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो आपकी मांग है उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो वो बढ़ा के कहाँ तक लेकर आएंगे? यहाँ तक लेकर आएंगे, यानी जो पहले मांग ओ ए थी उसको कहाँ तक लेके आएंगे? ओ ई तक ले आएंगे, यानी उत्पादन को बढ़ाएंगे, तो जिससे ये एफ पर क्या हो जाएगी? संतुलन में आ जाएगी। ठीक है, यानी जब समग्र मांग बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो उत्पादन यानी आउटपुट को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, ताकि क्या किया जा सके? एग्रीगेट डिमांड को जो है वो किसके बराबर? यहाँ पर देख रहे हैं आप, एग्रीगेट डिमांड को क्या किया गया है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर किया गया है इस बिंदु पर। ठीक है, ताकि जो है संतुलन बनाया जा सके। नेक्स्ट, यदि एग्रीगेट डिमांड कम हो और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो ये अगर अगर सकल मांग सकल आपूर्ति से कम है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति मांग से ज्यादा है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? आपूर्ति ज्यादा है, मांग जो थी वो कम है लेकिन आपूर्ति यहाँ पर ज्यादा हो गई है। तो क्या होगा? बाजार में वस्तु और सेवाएं क्या होंगी? अधिक हो जाएंगी।
लेकिन मांग क्या होगी इसमें, कम रहेगी। तो इस वजह से कुछ वस्तुएं बिक नहीं पाती हैं और ना बिके स्टॉक जमा हो जाते हैं, यानी आपूर्ति ज्यादा है मांग कम है, तो अनबिका स्टॉक जो है वो ज्यादा रह जाएगा मार्केट में। तो इससे अनचाहे भंडार को खत्म करने के लिए उत्पादक उत्पादन घटाने का निर्णय लेगा, यानी सामान पहले से मार्केट में ज्यादा है तो और ज्यादा सामान बनाने का रिस्क जो होता है उत्पादक कभी नहीं लेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उत्पादन को कम करेगा। तो इससे सकल आपूर्ति घट जाती है और धीरे धीरे जो आप देखेंगे जो आपकी समग्र मांग है समग्र आपूर्ति के बराबर आ जाती है, ठीक है। जैसे ये देखिए कि भाई अगर आप देखेंगे कि आपने उत्पादन कर दिया इतना, ठीक है, वो भी उत्पादन कर दिया है, ठीक है, लेकिन संतुलन आप देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा आपने सामान बना दिया, तो आप क्या करेंगे, इसके उत्पादन को अब धीरे धीरे आप क्या करेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे। तब तक घटाएंगे जब तक वो एफ के बराबर ना आ जाए, यानी संतुलन बिंदु पर ना आ जाए, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना हो जाए, तब तक क्या करेंगे, उत्पादन को आप घटाएंगे, ठीक है ना। ओ बी से कहां पर लेकर आएंगे, ओ ई पर लेकर आएंगे, ताकि संतुलन बिंदु पर आ जाए, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होता है तब होगा जब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं नियोजित बचत यानी सेविंग और नियोजित निवेश दृष्टिकोण। तो हमने दो देखा था भाई, कब आय संतुलन स्तर पर आएगी, सबसे पहले जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, और दूसरी शर्त क्या थी हमारी, कि जब हमारी सेविंग किसके बराबर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, या इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग के बराबर हो जाएगी, तो वो क्या होगा, संतुलन बिंदु होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कहाँ पर निवेश और बचत बराबर है, तो आप देखेंगे निवेश और बचत कहाँ बराबर दिख रही है आपको, तो आप देखेंगे इस वाले फेज में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो देखेंगे निवेश और बचत बराबर है, तो ये क्या होगा, एक संतुलन स्तर होगा आय का, ठीक है। तो ये वाला स्तर जो देख रहे हैं यहाँ पे, आपकी सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है, इस वाले पॉइंट पे बराबर है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं सेविंग बराबर किसके है, इन्वेस्टमेंट के है। तो ये क्या होगा, आपका संतुलन बिंदु होगा, आय का संतुलन बिंदु क्या है, ये है, ठीक है, ये वाला। यदि हमारी सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है तो क्या होगा, तो देखिए, यानी नियोजित बचत निवेश से ज्यादा है तो इसका मतलब होता है कि लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में कुल खर्च जो है घट जाता है, यानी लोग बचत ज्यादा करेंगे तो खर्चा क्या होगा, वो घट जाएगा। और अगर खर्चा घटेगा तो क्या असर पड़ेगा, जब कुल खर्चा कम होता है तो बाजार में वस्तुओं की मांग घट जाती है, यानी आप खर्चा ही नहीं कर रहे हैं तो सामान बनेगा ही नहीं, तो वस्तुओं की मांग क्या होगी, अपने आप घट जाएगी। तो उत्पादकों द्वारा बनाई गई वस्तुएं बिक नहीं पाती हैं, जिससे अवांछित भंडार स्टॉक बढ़ जाएगा, यानी सामान बिकेगा ही नहीं। आप भाई पैसा जो है सेविंग पे कर रहे हैं, खर्च, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, खर्चा कर नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो सामान है वो बिकेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, जो सामान जो होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर। तो इन बचे हुए स्टॉक को खत्म करने के लिए उत्पादक जो होगा उत्पादन घटा देगा। अब उसके पास क्या विकल्प भाई, उसको उत्पादन घटाना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा सामान पड़ा हुआ है और दोबारा तो वो उत्पादन करेगा नहीं। तो इससे आय और रोजगार भी घटता है। तो इससे क्या होगा भाई, जब उत्पादन कम होगा तो जो लोग काम कर रहे थे उनका आय और रोजगार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक जो हमारी बचत है वो किसके बराबर ना हो जाए, निवेश के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो वही चीज है इसके अंदर भी कि आपने सेविंग क्या है वो ज्यादा करी है, तो सेविंग ज्यादा है, लेकिन आप अब क्या करेंगे भाई, ये है सेविंग कर रखी है और आपने जो संतुलन है वो यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे भाई, सेविंग को कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, तो जिससे जो आपका पहले जो आउटपुट था ओ बी था, ठीक है, अब उसे कम करके आप कहाँ तक लेकर आएंगे, ओ वाई तक लेकर आएंगे, ठीक है, तब तक जब तक संतुलन बिंदु पर ना आ जाए। तो यहाँ पर जब एस इक्वल टू आई हो जाएगा तो ये आपका संतुलन बिंदु होगा, ठीक है। तो ये जरूरी है अर्थव्यवस्था में संतुलन लाना। और अगर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, यदि नियोजित बचत निवेश से कम है तो इसका मतलब है कि लोग कम बचत कर रहे हैं, यानी अधिक खर्च या निवेश हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे सेविंग जो है वो कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यानी लोग खर्चा ज्यादा करते हैं। जब खर्चा जाते हैं तो क्या, खर्चा ज्यादा होता है तो क्या असर होगा, तो मांग क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और कुल मांग उत्पादकों को नियोजित उत्पादन से ज्यादा हो जाती है, यानी जितनी मांग नहीं उससे ज्यादा क्या होगा, सामान मार्केट में आ जाएगा। तो इसका कारण सामान जो होता है कि कमी महसूस होती है और उत्पादकों को अतिरिक्त मांग पूरी करनी होती है, यानी मांग ज्यादा है लेकिन उत्पादन उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, यानी कि मांग ज्यादा है उत्पादन नहीं हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं भाई, ज्यादा निवेश कर रहे हैं, बचत कम कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो मार्केट में सामान भी ज्यादा चाहिए, तो सामान की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए उत्पादकों को क्या करना पड़ता है भाई, सामग्री बनानी पड़ेगी, मांग को पूरा करना पड़ेगा। तो इसे उत्पादक उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाते हैं, तो अब क्या करेंगे, वो उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे उत्पादन जो हो रहा है वो इतना हो रहा है लेकिन मांग जो है इतनी है, ठीक है, तो संतुलन बिंदु ये है। तो इस समय क्या करना पड़ेगा, उत्पादक को उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी ओ ए से कहां पर लेके जाना पड़ेगा, उसे
OY तक लेकर जाना पड़ेगा, तब जाके हमारी सेविंग जो होगी वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी और यहीं पर जो होगा आय का संतुलन होगा। ठीक है, तो ये जो 4 शेड्यूल हैं आपको याद रखने हैं। समग्र मांग की अवस्थाएं क्या हैं? तो देखिए समग्र मांग की 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, पहला अत्यधिक मांग और दूसरी अभावी मांग। ठीक है, अत्यधिक मांग क्या होती है? अत्यधिक मांग को पूर्ण रोजगार संतुलन के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, यानी जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर के उत्पादन से अधिक हो जाए तो उसे अत्यधिक मांग कहते हैं और दोनों के अंतर को स्फीति अंतराल कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर हम समझें इसको तो कह सकते हैं कि भाई ये जो है हमारी डिमांड है, ठीक है, ये हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, और ये जो है हमारी क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, अब क्या हो गया, आप देखते हैं कि भाई ये जो हमारी मांग थी और ये जो हमारी थी पूर्ति थी। ठीक है, अब किन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे कारण आए जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। तो पहले संतुलन स्तर क्या था? ये था ओ ए जो था वो संतुलन स्तर था, लेकिन कुछ ऐसे कारण आए जिन्होंने क्या किया? मांग को जो है वो बढ़ा दिया और संतुलन स्तर अब कहां पर आ गया है? यहां पर आ गया है। तो देखिए अर्थव्यवस्था पूरे संतुलन में, यहां पर आप देखेंगे पूर्ण रोजगार की स्थिति है। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार जो है यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जो क्या करते हैं? किसी तरह डिमांड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कारण क्या है हम आगे देखेंगे। तो इनकी वजह से क्या होगा? डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इस समय क्या चाहिए लोगों को? डिमांड चाहिए। तो ये जो कमी है, ये जो आप कमी देख रहे हैं, यही जो होता है वो क्या होता है? आपका स्फीति जो होता है अंतराल होता है। ठीक है, यानी मांग ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सप्लाई जो है वो कम हो पा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्फीति अंतराल कहते हैं। या इसे हम क्या कहते हैं? ये जो मांग यहाँ पर बढ़ी है वो जो होती है वो अत्यधिक मांग होती है। ठीक है, अत्यधिक मांग में क्या होगा भाई? जब मांग बढ़ जाएगी और मार्केट में सामान नहीं होगा तो सामान क्या होगा? महंगा होगा। जब महंगा होगा तो क्या होगा? स्फीति अंतराल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो कमी है उसे क्या कहा जाता है? स्फीति अंतराल, और इससे क्या होती है? महंगाई भी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इस शेड्यूल को आप और अच्छे से इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये जो था हमारा ई जो था वो पूर्ण रोजगार का संतुलन था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से क्या हुआ? मांग जो है वो यहाँ पर आ गई, यानी ये जो मांग जो है वो बढ़ गई है और इस मांग को बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है? चीजों की कमी हो जाती है। जब चीजों की कमी होती है तो स्फीति अंतराल आता है। ठीक है, तो ये इसका इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। अतिरिक्त मांग और मुद्रास्फीति अंतराल के कारण क्या होते हैं? अब ये अतिरिक्त मांग कहां से आती है? जो हमने देखा था, तो निजी उपभोग व्यय बढ़ जाना, जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं। निजी निवेश व्यय बढ़ना, यानी व्यवसाय नए प्रोजेक्ट्स में लोग ज्यादा निवेश करते हैं, तब क्या होता है? मांग बढ़ जाती है अतिरिक्त। सरकारी उपभोग व्यय बढ़ना, यानी सरकार भी क्या कर रही है भाई? खर्चा ज्यादा कर रही है, तो सरकार अपने खर्चे जैसे वेतन और सेवाएं बढ़ाती है तो भी लोगों के पास पैसे ज्यादा आते हैं तो मांग बढ़ जाती है। सरकारी निवेश व्यय बढ़ाना, सरकार विकास कार्यों में सड़क पुल आदि में निवेश बढ़ा देती है तो इससे भी क्या होता है भाई? मांग बढ़ जाती है। निर्यात का बढ़ना, विदेशी बाजारों में हमारे माल सस्ते होने से बिक्री बढ़ जाती है तो भी हमारी मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। आयात का घटना, यानी विदेशी मांग महंगा होने से लोग कम खरीदते हैं तो यहाँ का जो सामान होता है वो ज्यादा बिकता है तो मांग बढ़ जाती है। करों में कमी, लोगों के हाथ में बची आय बढ़ जाती है, यानी जब सरकार करों में कमी करती है तो लोगों के पास आय ज्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं? जब आय ज्यादा होगी तो क्या कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो मांग क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो कारण है किसकी? अतिरिक्त मांग के और मुद्रास्फीति अंतराल के। अधिक मांग के मुख्य प्रभाव क्या होंगे? अगर अत्यधिक मांग हो जाएगी तो प्रभाव क्या पड़ेगा एक अर्थव्यवस्था के ऊपर? तो देखिए कीमतों में क्या होगी? लगातार वृद्धि होगी, यानी वस्तुएं क्या होंगी भाई? महंगी हो जाएंगी। क्यों? वस्तुएं कम है, सबको चाहिए क्योंकि सबके पास आय है, तो वस्तु क्या करी जाएगी? महंगी कर दी जाएगी। उत्पादकों को अधिक लाभ होता है, महंगाई से व्यापारियों को ज्यादा मुनाफा मिलता है। ठीक है, कुछ समय के लिए सही, लेकिन मुनाफा तो मिलता ही है। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है, लोग कम सामान खरीद पाते हैं, तो इस समय क्या होगा भाई? जब पैसा ज्यादा लगेगा तो कुछ लोग जो होते हैं वो सामान को खरीद नहीं पाते, तो क्रय शक्ति क्या होती है? घट जाती है। मजदूरी मूल्य चक्र बढ़ता है, यानी महंगाई से मजदूरी ज्यादा वेतन मांगते हैं। भाई महंगाई बढ़ गई तो उनको भी तो खर्चा करना है तो वो पैसा ज्यादा मांगेंगे, तो इससे क्या होगा? उनका वेतन बढ़ाना लगे पड़ेगा। जब वेतन बढ़ जाएगा तो वस्तु की मांग और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई मजदूरी तो उसको बना रहे हैं। जब उनकी मजदूरी बढ़ेगी तो काम जो सामान बन रहा है तो उसकी कीमत भी क्या होती है? बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है? कीमतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, फिर आता है अल्प या अभावी मांग क्या होती है? तो अल्प मांग पूर्ण रोजगार संतुलन के संदर्भ में परिभाषित की जाती है। जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर के उत्पादन से कम होती है उसे अल्प या अभावी मांग कहते हैं और दोनों के अंतर को अस्फीति अंतराल कहते हैं। अब देखिए क्या स्थिति थी, पहले क्या थी? हमने देखा था भाई मांग जो थी वो बढ़ गई थी। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि भाई आपकी जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये थी। ठीक है,
और जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई थी वो ये थी, ठीक है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मांग में कमी आती है तो नई मांग जो होती है वो ये हो जाती है। यानी पहले आप देखेंगे संतुलन बिंदु जो था ये था, ठीक है। तो संतुलन बिंदु यानी ओ ए ये संतुलन बिंदु था, लेकिन किन्हीं कारणों से मांग की कमी आई तो आप देख रहे हैं संतुलन बिंदु ये हो गया है, ठीक है, यानी ओ बी हो गया, यानी अब ये जो है संतुलन बिंदु है। अब देखिए पहले जो सामान इतना बिक रहा था अब इतना बिक रहा है, तो इसमें आप देखेंगे सामान में क्या आ गई है कमी, यानी अब लोग क्या कर रहे हैं कम खरीद रहे हैं। तो जब लोग सामान को कम खरीदते हैं तो वो जो स्थिति होती है वो किसकी होती है, अस्फीति अंतराल की या अभावी मांग की या अल्प मांग की स्थिति होती है, यानी बाजार में मार्केट में मांग जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो अल्प मांग इस बात का बोध कराती है कि देश की समस्त साधनों के पूर्ण उपयोग से जितना उत्पादन होता था उसे खपाने के लिए मांग कम है, यानी जितना एक अर्थव्यवस्था के अंदर पहले सामान बन रहा था और बिक रहा था अब उससे जो है मांग कम हो गई है, ठीक है। तो इसे आप और अच्छे तरीके से इस ग्राफ पे देख लीजिए, ठीक है, ये रहा, यानी पहले संतुलन बिंदु आप देखेंगे ये था, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। तो ये पूर्ण रोजगार और संतुलन बिंदु था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से देखते हैं मांग जो है वो घट जाती है और यहाँ पर आ जाती है, यानी जो पहले ओ एम टू था वो किस पे आ गया, अब ओ एम पे आ गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो होगा सामान बिकेगा नहीं, जब सामान बिकेगा नहीं तो उस समय आप देखेंगे अस्फीति अंतराल आता है, ठीक है। और ये किन कारणों से आता है ये समझते हैं। तो अभावी मांग के प्रभाव, हाँ मुख्य कारण देख लेते हैं पहले। तो मुद्रा की कमी, जब बाजार में पैसों का प्रवाह घट जाता है उस कारण से होती है, ठीक है। सरकार खर्चे में कमी कर देती है, यानी सरकार क्या कर रही है भाई, खर्चे में कमी कर रही है, तब क्या होगा आप देखेंगे मांग घट जाती है। करों और बचत में अगर वृद्धि हो रही है, यानी करों और बचत में लोग वृद्धि कर रहे हैं तो लोग ज्यादा बचत करते हैं और कम खर्च करते हैं, तो इससे भी मांग जो होती है वो घट जाती है। आय और उपभोग में कमी, यानी लोगों की आय घटने से खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग सामान ही नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, तो ये कमी है। बैंक दर घटना, ऋण महंगा होने से निवेश कम हो जाता है, भाई ऋण महंगा है तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो भी क्या होगा लोग सामान नहीं खरीद पाते हैं। निर्यात में कमी, विदेशों में हमारे माल की मांग घट जाती है, यानी विदेशों में हमारा जो मांग है वो कम बिक रहा है तो इसके वजह से भी आप देखेंगे मांग में कमी आ जाती है। तो अल्प मांग के क्या है ये मुख्य कारण है, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो अभावी मांग का प्रभाव उत्पादन आय और रोजगार में गिरावट आएगी, यानी जब सामान बनेगा ही नहीं तो नॉर्मल सी बात है भाई उत्पादन आय और रोजगार में गिरावट आएगी। और अभावी मांग से अर्थव्यवस्था जो होती है वो क्या होती है धीमी पड़ जाती है। मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, व्यापार और निवेश घट जाता है, भाई मंदी की स्थिति आएगी, लोग क्या करेंगे भाई व्यापार में निवेश करना नहीं चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा भाई सामान बिकेगा ही नहीं तो क्यों बनाया जाए। कीमतों में गिरावट आएगी, वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं क्योंकि मांग कम है, तो भाई मांग कम होगी और आपके पास सामान ज्यादा है मार्केट के अंदर तो आप सामान को बेचना चाहेंगे, तो इससे आपका जो सामान है उसकी कीमत जो है वो सस्ती हो जाएगी। उत्पादकों को नुकसान होता है, यानी सामान बिक ना पाने से घाटा हो जाता है, ठीक है, तो सामान बिकेगा नहीं तो क्या होगा घाटा होगा। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तो वस्तु सस्ती होने से लोग ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रभाव पड़ता है अभावी मांग का, ठीक है। चलिए पूर्ण रोजगार क्या होता है ये समझते हैं। तो पूर्ण रोजगार का मतलब यह नहीं है कि देश में कोई भी बेरोजगार नहीं है, यह वह स्थिति है जब वे सभी लोग जो काम करने के योग्य हैं और मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हैं उन सभी को काम मिल रहा है। पूर्ण रोजगार क्या है भाई, लोग काम करना चाहते हैं लोगों को काम मिल रहा है तो वो क्या है पूर्ण रोजगार है। यह ऐसी स्थिति है जहां श्रम की मांग और श्रम की आपूर्ति दोनों बराबर होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई जितना श्रम की मांग है उतनी भी आपूर्ति हो रही है, ठीक है, तो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार में भी होने वाली बेरोजगारियां होती हैं, यानी अगर आप पूर्ण रोजगार कह रहे हैं तो उसमें भी कुछ बेरोजगारियां आपको देखने को मिलेगी। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में कुछ प्रकार की बेरोजगारी मौजूद हो सकती हैं जिन्हें आमतौर पर ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है, यह तब होती है जब कुछ लोग या तो काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जैसे छात्र या घरेलू काम करने वाले, या वो मौजूद मजदूरी दर पर काम नहीं करना चाहते और बेहतर मौके का इंतजार करते हैं, तो यानी अपने आप वो बेरोजगार है, काम तो है लेकिन वो उस दर पे काम नहीं करना चाहते या काम करने को तैयार नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी अपनी इच्छा से लोग बेरोजगार हैं। दूसरी आती है संरचनात्मक बेरोजगारी, यह अर्थव्यवस्था में बनावटी या तकनीकी बदलाव के कारण आती है। तो ये बेरोजगारी कब आएगी भाई, जब अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव आएंगे तकनीकी तौर पर, जैसे कंप्यूटर आने से कई अकुशल लोग रोजगार जो था बेरोजगार हो गए क्योंकि अब उनकी स्किल की मांग नहीं है। तो कंप्यूटर आ गया भाई तो कुछ स्किल्ड लोग थे जो हाथों से काम करते थे, लेकिन जो मशीनें आई या कंप्यूटर आया वो कम समय में ज़्यादा लोगों का काम करने लग गया, तो जो भाई स्किल जो हाथों से काम करते थे उनको कंप्यूटर चलाना आता नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, यह तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में होता है
इस बीच के थोड़े समय के लिए वह बेरोजगार रहता है, यह एक अस्थायी बेरोजगारी है। ठीक है, तो ध्यानास्पद बेरोजगारी ये है भाई कि एक नौकरी छोड़कर वो दूसरी नौकरी में जा रहा है, तो कुछ समय के लिए वो बेरोजगार होता है। ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? तो अनैच्छिक बेरोजगारी यानी अनिच्छुक बेरोजगारी सबसे गंभीर समस्या है, जब व्यक्ति काम करने के योग्य और तैयार होता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती, यानी वो काम करना चाह रहा है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। यह मांग या पूंजी की कमी के कारण होती है, यानी बाजार में भाई मांग नहीं है, ठीक है ना, पूंजी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे भाई, सामान बनाएंगे नहीं। जब सामान बनाएंगे नहीं और कोई व्यवसाय या कोई फैक्ट्री चलेगी नहीं, तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार तो मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होता है कि वो ना चाहते हुए भी बेरोजगार हो जाते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन योजनाएं सीमित होती हैं, पर्याप्त रोजगार अवसर नहीं बन पाते, यानी कि अर्थव्यवस्था में जितना सामान बनना चाहिए उतना बन नहीं रहा है, उत्पादन हो नहीं रहा है, तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता। तो ये जो होती है अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। ठीक है। अत्यधिक या अधिक मांग और अल्प मांग को ठीक करने के क्या उपाय हैं? तो हमने देखा था भाई, अत्यधिक मांग भी हो जाती है और अल्प मांग भी हो जाती है, तो इनको ठीक कैसे किया जाता है? तो देखिए, अत्यधिक मांग जो होती है वो हानिकारक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन या रोजगार नहीं बढ़ता, सिर्फ क्या करते हैं, कीमतें लगातार बढ़ती हैं। तो अधिक मांग क्या कर रही है भाई? मांग तो है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे भाई उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा है, रोजगार भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कीमतें जो होती हैं वो लगातार बढ़ती है, तो इसलिए क्या है, ये खतरनाक है। बंदी आय वाले लोग परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी आय नहीं बढ़ती लेकिन चीजें महंगी हो जाती हैं। भाई लोगों की आय नहीं बढ़ रही लेकिन सामान महंगे हो रहे हैं, तो लोग चिंतित रहेंगे ही। आय और संपत्ति में असमानता बढ़ती है, अमीर जो है और अमीर, और गरीब जो होता है और ज्यादा गरीब होने लगता है। ठीक है। ऋणदाताओं को नुकसान होता है, क्योंकि पैसे का मूल्य घट जाता है, तो जिन्होंने भाई ऋण दिया हुआ है तो उनकी जो मूल्य जो होता है उनकी वैल्यू कम हो जाती है। समाज में असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ती है, लोग सरकार और नैतिक मूल्यों पर से भरोसा खोने लग जाते हैं। यानी जब मंदी का दौर होगा, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, खाने की कमी होगी, तो वो किसको दोष देंगे? सरकार को देंगे। तो नैतिक तौर पर सरकार की जिम्मेदारी भी इस टाइम बढ़ जाती है कि वो भाई किस तरह से इस चीज को मैनेज करे, नहीं तो लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो सरकार के दो प्रमुख समाधान है इसके लिए। तो सरकार क्या करती है भाई, राजकोषीय नीति अपनाती है, यानी सरकारी खर्च और करों को नियंत्रित करना, या दूसरी जो होती है वो मौद्रिक नीति अपनाती है, यानी मुद्रा की मात्रा और ब्याज दरों को नियंत्रित करना। तो दो तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपकी अत्यधिक मांग है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है। तो सबसे पहले राजकोषीय नीति देखते हैं, तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही जैसे हमने मुद्रा और बैंकिंग वाले चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने डिटेल में कर रखा है, इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो सरकार की आय और व्यय से जुड़ी नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसका उद्देश्य मांग, उत्पादन और कीमतों में क्या करना होता है, संतुलन बनाना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, राजकोषीय एक नीति अपनाएगी, जिससे क्या करेगी, जो भी बाजार में मांग है या उत्पादन है और ये कीमत है, उसमें क्या करेगी, एक संतुलन लाने का प्रयास करेगी। मुख्य उपकरण आय नीति होती है। सरकार नए कर लगाकर या पुराने करों की दर बढ़ाकर लोगों के खर्च करने की शक्ति को कम करती है, ताकि अत्यधिक मांग जो है वो घटे। तो सरकार क्या करेगी भाई, ज्यादा क्या करेगी, जो भी उनकी इनकम वगैरह है उस पर ज्यादा टैक्स लगाएगी, कर बढ़ा देगी, जिससे क्या हो सके कि पैसे की कमी होए और लोग खर्च करना कम करें। दूसरा, व्यय नीति। सरकार अपने सार्वजनिक खर्च जैसे सड़क, इमारत, सिंचाई आदि को घटाती है, जिससे लोगों की आय और प्रभावी मांग कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी भाई, जो सार्वजनिक खर्च है उसको कम कर देगी। जब सार्वजनिक खर्चा कम करेगी तो उससे क्या होगा कि जो रोजगार है या जो भी इनकम है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है, लोगों के पास पैसा कम आएगा, तो इससे मांग जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सार्वजनिक ऋण। सरकार जनता से ऋण लेकर बाजार में मुद्रा की मात्रा घटाती है, जिससे वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, कुछ ऐसी स्कीमें लेकर आती है जिससे लोग क्या करते हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो लोगों का पैसा जो होता है वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, जिससे बाजार में पैसा ना हो, और उससे क्या होता है, वस्तुओं की जो मांग होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार नए नोट छापने में कमी करती है, ताकि मुद्रा की आपूर्ति कम हो और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो सके। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, जो मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए नोट को छापना कम कर देगी। ठीक है, बहुत लिमिटेड कर देगी, नोट को छापेगी नहीं, तो इससे मार्केट में पैसा आएगा नहीं। जब मार्केट में पैसा आएगा नहीं तो मांग जो होगी वो ज्यादा होगी नहीं। दूसरी गवर्नमेंट अपनाती है मौद्रिक नीति। यह वह नीति है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, ताकि कीमतें आर्थिक स्थिर बन सकें। तो ये मौद्रिक नीति होती है। तो आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ताकि पैसा जो है, जो मुद्रा आपूर्ति है, उसको कम किया जा सके बाजार में। तो मात्रात्मक उपाय इसमें सबसे पहला आता है। ये उपाय पूरी मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है। बैंक दर। यह वह दर है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, तो उसको क्या कर देगा भाई, वो ज्यादा कर देगा, जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा।
तो महंगाई में बैंक दर बढ़ाई जाती है ताकि ऋण महंगा हो और खर्च जो है वो घटे। ठीक है। खुले बाजार की प्रक्रिया, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता या बेचता है, ये सबको पता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, अब महंगाई में आरबीआई प्रतिभूतियां बेचता है ताकि बाजार से नगद पैसा खींचा जा सके। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा भाई, कि हमारे पास प्रतिभूतियां अच्छे इंटरेस्ट रेट पे हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप हमसे क्या करें, आप हमको क्या करें, दे दें। ठीक है। तो आप हमें से क्या कर लें, खरीद लें। तो लोग क्या करेंगे, आरबीआई से प्रतिभूतियां खरीदेंगे, तो लोगों का पैसा कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। तो इससे क्या होगी, मांग में कमी आएगी। ठीक है। तो पैसा खींचने का काम करती है गवर्नमेंट, आरबीआई। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर। बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। महंगाई में सीआरआर बढ़ाया जाता है ताकि बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम पैसा बचे। यानी सीआरआर की अगर दर बढ़ा दी जाएगी तो इससे बैंक जो होगा वो ज्यादा पैसा जो है वो लोगों को ऋण के रूप में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की जो होगी कमी होगी। ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है ताकि बैंक जो है वो ज्यादा ऋण ना दे और बाजार में जो है पैसे की आपूर्ति ज्यादा ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें बी, गुणात्मक उपाय के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये उपाय ऋण के उपयोग की दिशा और उद्देश्य को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सीमांत अनिवार्यता जो होती है, बैंक जो गिरवी रखी गई वस्तु की पूरी कीमत पर ऋण नहीं देते, मार्जिन बढ़ाकर ऋण की मात्रा घटाई जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो इस 10 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको जो लोन होगा वो गवर्नमेंट या फिर जो आरबीआई है वो सीमित कर देती है। यानी क्या है कि भाई सिर्फ कितना, आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 6 लाख या 7 लाख ही लोन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा जो है वो कम जाता है। ठीक है। नैतिक दबाव, आरबीआई बैंकों को सलाह देते हैं कि सट्टेबाजी अनुपादक कार्यों के लिए ऋण ना दें। यानी मार्केट में ज्यादा पैसा ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट सलाह देती है भाई कि जो बेफालतू की चीजें हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए ऋण ना दिया जाए। ठीक है। अल्प मांग को कैसे नियंत्रित करती है, तो जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग घटती है तो उत्पादन, रोजगार और आय में भी क्या आती है, कमी आती है। तो परिणाम क्या होगा इसमें भाई, मंदी आ जाएगी, बेरोजगारी होगी, मजदूरी में गिरावट होगी और आर्थिक ठहराव होगा। तो इन सब चीजों को भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट वही दो नीतियां अपनाती है, एक राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति के उपाय क्या है, तो सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिसमें लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, यानी सरकारी व्यय बढ़ाना, सड़क भवन आदि पर खर्चा बढ़ाकर रोजगार देगी गवर्नमेंट। ठीक है। ताकि लोगों के पास पैसा है, लोग खर्च करें। करों में रियायत, कर घटाकर लोगों के पास ज्यादा पैसा छोड़ना जिससे लोग खर्च कर सकें। ठीक है। पेंशन और भत्ते बढ़ाना, आय बढ़ाने के लिए भत्ते और पेंशन को गवर्नमेंट बढ़ा देगी। सार्वजनिक ऋण घटाना, पुराने ऋण लौटाकर जनता के पास पैसा पहुंचाना। तो पुराने जो भी ऋण है उनको लौटाया जाएगा ताकि ज्यादा लोगों के पास पैसा आए। घाटे की वित्त व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर नोट छापकर बाजार में और ज्यादा पैसे का फ्लो करना। ठीक है। तो ये कुछ जो सरकार जो है वो राजकोषीय नीति अपनाती है जिससे क्या किया जा सके कि अल्प मांग को जो है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है। फिर आता है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति में गवर्नमेंट क्या करती है, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा को ऋण की मात्रा बढ़ाने के लिए कदम उठाने के लिए कहती है। तो इसमें क्या होगा, मात्रात्मक उपाय में वहां क्या किया गया था भाई, बैंक दर को क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। यहाँ पर क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो ऋण सस्ता होकर निवेश और रोजगार को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी अगर ऋण सस्ता होगा तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे, उससे क्या होगा, बैंक ज्यादा लोन देंगे तो लोग क्या करेंगे भाई, निवेश ज्यादा करेंगे और मार्केट में पैसा जो होगा वो फ्लो करेगा। खुले बाजार की प्रक्रिया, आरबीआई प्रतिभूतियां खरीदकर बैंकों को ज्यादा नगद देती हैं। तो बैंक के पास जो भी प्रतिभूतियां होती हैं गवर्नमेंट क्या करती है उसे वापस किसको बेच देती है, जो भी उनके मालिक होते हैं या जो भी उनको खरीदना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केट में पैसा फ्लो होता है। नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर का घटाना, तो बैंकों के पास अधिक पैसा आता है जिससे ज्यादा ऋण दे सकते हैं। तो हमने देखा था भाई जो सीआरआर होता है उसको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इससे बैंक ज्यादा पैसा ऋण के रूप में लोगों को देते हैं और मार्केट में पैसे का फ्लो हो जाता है। ठीक है। गुणात्मक उपाय में हम देखते हैं तो सीमांत अनिवार्यता को घटा दिया जाता है, यानी कम मार्जिन पर ज्यादा ऋण देकर व्यापार और उत्पादन बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो यानी 10 लाख की जो प्रॉपर्टी थी उस पर पहले आप देख रहे थे गवर्नमेंट 6 लाख या 7 लाख जो है वो लोन दे रही थी, लेकिन अब वो 10 लाख की प्रॉपर्टी पे क्या करेगी भाई, 9 लाख तक का जो है वो ऋण पे लोन दे देगी। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा और लोग ज्यादा खर्चा कर पाएंगे। ठीक है। नैतिक दबाव, आरबीआई बैंकों को सलाह देती है कि वे उत्पादक कार्य से उद्योग हो गया, निवेश के लिए ऋण दे और अनुपादक कार्यों से बचे। तो कहते हैं भाई जो अच्छे काम कर रहे हैं, यानी जो मार्केट में जो है जैसे उद्योग और निवेश करके लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मांग को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है ऋण दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था जो है और ज्यादा अच्छे से काम कर सके। ठीक है। तो ये जो होता है नैतिक दबाव के द्वारा गवर्नमेंट करती है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है उपभोग की प्रवृत्ति और बचत की प्रवृत्ति। यानी कि जब आपकी इनकम होती है तो उस इनकम में आप किस तरह से कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं और किस तरह से सेविंग करते हैं, इस प्रवृत्ति को समझते हैं हम। तो देखिए एक होती है आपकी औसत प्रवृत्ति, तो इसमें आप देखेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति और बचत, औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है।
दूसरा जो होता है वो सीमांत प्रवृत्ति होती है। इसके अंदर आप देखेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, तो औसत प्रवृत्ति भी दो प्रकार की होती है और सीमांत प्रवृत्ति भी दो प्रकार की होती है, जब हम किसकी बात करते हैं, उपभोग की प्रवृत्ति और बचत की प्रवृत्ति। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एपीसी क्या होता है, तो देखिए समग्र उपभोग और समग्र आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी एक इनकम में आपने कितना कंजप्शन किया या कितना उपभोग किया, तो यह कुल आय का वह भाग अनुपात है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। यानी एक आय से आपने कितना जो है उपभोग पर खर्च किया, तो समग्र उपभोग को समग्र आय से भाग देकर इसे ज्ञात किया जा सकता है। तो जितनी इनकम थी, ठीक है, और जितना आपने उपभोग किया, तो उपभोग को ऊपर रखो और इनकम को नीचे रखो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, तो समीकरण के रूप में एपीसी इक्वल टू सी अपॉन में वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए आय और उपभोग, आय हमारी जीरो से शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ती है, उपभोग जो हमारा जीरो से शुरू नहीं होता है। तो इसलिए जब हम एपीसी निकालेंगे, तो एपीसी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, सी बाय वाई, सी अपॉन वाई डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो 14 ऊपर आया, 10 नीचे डिवाइड किया तो 1.40, 22 जो है आपका वो ऊपर आया, 20 से हमने डिवाइड किया तो 1.10। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एपीसी निकाल सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं क्या है। तो देखिए जब हमारी जो होती है इनकम, जो हमारी इनकम है वो कम होती है और कंजप्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो आप देखेंगे एपीसी जो हमारी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, एक से। ठीक है, तो एपीसी भी हमारी क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकम, देखिए यहाँ पर भी कम है हमारी इनकम कंजप्शन से। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे जो इनकम कम है हमारी, कंजप्शन ज़्यादा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे इनकम हमारी कम है, कंजप्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा एपीसी होगा वो एक से आपको ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, और वहीं जब हमारी इनकम जो होती है वो कंजप्शन के बराबर हो जाती है, तो आप देखेंगे जो एपीसी है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कंजप्शन इनकम के बराबर है तो एपीसी आपको 1 दिखाई देगा। और जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, कंजप्शन कम हो जाता है, तो उस समय आप देखेंगे जो आपका एपीसी होता है वो क्या होता है, एक से कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी आपकी इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम है, तो आपका एपीसी जो होगा वो एक से क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको आप देख सकते हैं ग्राफ पे कि जब आपकी इनकम कंजप्शन के बराबर हुई है तो आपका एपीसी 1 है। ठीक है, और अगर आपकी जो आप देखेंगे कंजप्शन ज़्यादा थी, इनकम कम थी, तो ये वाला आपको पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, एक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। वहीं जब हम देखते हैं कि आपकी इनकम बढ़ जाती है और कंजप्शन कम हो जाती है, तो एक से जो है आप देखेंगे कम हो जाती है आपकी क्या, एपीसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। औसत बचत प्रवृत्ति एवरेज प्रोस्पेरिटी टू सेव और एपीएस क्या होता है, तो देखिए वहां पे क्या था, इनकम का एक भाग हम कंजप्शन पर खर्च कर रहे थे और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इनकम का एक भाग जो हम किस पे करेंगे, बचत पर। तो कुल बचत और कुल आय का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। यह कुल आय का वह भाग अनुपात है जो बचाया जाता है। ठीक है, तो कुल बचत यानी जो हमारी बचत है उसको कुल वाई से भाग करने पर एपीएस जो है हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो समीकरण के रूप में आप देखेंगे तो एपीएस क्या होता है, जो आपने बचत करी इसको आप जो आपकी इनकम है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका एपीएस आ जाता है, औसत बचत प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, एपीसी ऋणात्मक हो सकता है, तो भाई जो आपकी सेविंग है वो ऋणात्मक हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब आपके पास इनकम नहीं होती तो आप खर्चा कहाँ से करते हैं, बचत से ही तो करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एपीएस जो है आपका ऋणात्मक हो सकता है, यानी जीरो से कम हो सकता है। एपीसी शून्य हो सकता है जब बचत शून्य हो, यानी आप अपनी पूरी आय अगर खर्च कर देंगे, यानी अगर आपकी इनकम जो है वो कंजप्शन के बराबर है, तो सेविंग क्या हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है। तो ये भी चीज सही है। ठीक है, एपीसी धनात्मक होगा जब बचत बढ़ जाएगी, तो ये भी सही बात है भाई कि जैसे ही आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपकी क्या होगी, बचत भी बढ़ जाएगी, तो वो पॉजिटिव में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें सही हैं। अब देखिए एपीसी प्लस एपीएस हमेशा एक के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है भाई सी प्लस एस इक्वल टू किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है, हमने पहले देखा हुआ है इसको। ठीक है, तो जो हमारी कंजप्शन है, ठीक है, यानी जो हमारी सी है, अगर हम इसको डिवाइड कर दे वाई से, और एस है इसको भी डिवाइड कर दे वाई से, और वाई को भी डिवाइड कर दे वाई से। ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट साइड हमने डिवाइड कर दिया किससे, वाई से। ठीक है, तो वाई से अगर हमने डिवाइड किया इन सबको, तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सी प्लस वाई जो हमारा होता है, यानी कंजप्शन इनकम अभी हमने पीछे देखा था, वो किसके बराबर होता है, एपीसी के बराबर होता है। ठीक है,
प्लस में एस प्लस वाई, एस अपॉन में वाई हमने देखा किसके बराबर होता है, एपीएस के बराबर होता है, ठीक है, इसे हम एपीएस कहते हैं। और ये वाई से वाई अगर हम काट देते हैं तो कितना बचता है, 1 बचता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एपीसी है और एपीएस अगर इनको प्लस करेंगे तो वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, ये हमेशा होता है। अगला देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी। आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी जब आय में परिवर्तन आता है तो आप देखेंगे उपभोग में भी परिवर्तन आता है। तो यह बढ़ी हुई आय वह भाग है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। उपभोग में परिवर्तन, ठीक है, तो उपभोग में परिवर्तन हमारा डेल्टा सी और आय में परिवर्तन डेल्टा वाई से भाग करके एमपीसी ज्ञात किया जाता है। तो समीकरण के रूप में एमपीसी कैसे निकाला जाता है, जो आपके कंजप्शन में बदलाव आया है अपोन में जो आपकी इनकम में बदलाव आया है डिवाइड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, एमपीसी आ जाएगा, ठीक है। और एमपीसी की दर 0 से 1 के बीच में स्थित होती है। क्यों, क्योंकि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आपको दिखाई देगी, ठीक है। और गरीबों की एमपीसी अमीरों की एमपीसी से अधिक होती है, ठीक है ना। तो गरीबों की एमपीसी ज़्यादा, एमपीसी अमीरों की एमपीसी से अधिक होगी, क्योंकि भाई गरीब है उतना ज़्यादा खर्च करता नहीं है। अगर उसके पास इनकम ज़्यादा है आती है तो ज़्यादा खर्च कर लेता है, कम आती है तो कम खर्च कर लेता है। इनकम उतनी ज़्यादा होती नहीं है तो इसलिए वो क्या करता है, हमेशा उसका एमपीसी आप देखेंगे घटता बढ़ता रहता है। आय में क्रमिक वृद्धि के साथ एमपीसी गिरती है। तो आय में अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो एमपीसी भी जो आपको क्या देखने को मिलेगी, गिरती है, ठीक है। तो आय में क्रमिक अगर वृद्धि हो रही है तो जो कंजप्शन है वो भी आपको क्या होगा, कम दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो आपका कंजप्शन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि आय ज्यादा है तो सारी आय तो कंजप्शन पे खर्च नहीं करी जाती। तो इसका मतलब आप देखेंगे एमपीसी भी जो आपकी गिरेगी। सीमांत बचत प्रवृत्ति, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो उसमें हमने देखा था भाई उपभोग और इसमें हम देखेंगे बचत, ठीक है। तो उस बढ़ी हुई आय का वह भाग अनुपात जो बढ़ी हुई आय से बचाई जाती है, ठीक है। तो बचत में परिवर्तन डेल्टा एस और आय में परिवर्तन डेल्टा वाई से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। और समीकरण के रूप में आप देखेंगे तो एमपीसी चेंज हमारा जो आया सेविंग में अपोन में जो चेंज आया इनकम में डिवाइड कर दो, क्या आ गया आपका, एमपीएस आ गया, ठीक है। तो एमपीएस की दर भी जो आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में स्थिर रहती है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में स्थिर आपको दिखाई देती है। तो एमपीसी और प्लस में एमपीएस ये भी आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम देखें डेल्टा, अगर आप देखेंगे सी और डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा एस, वो हमेशा किसके बराबर होगा, आपका डेल्टा इनकम के बराबर होगा, ठीक है। चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन सेविंग अगर आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो आप देखेंगे भाई वो चेंज इनकम के बराबर ही तो होगा, ठीक है। तो डेल्टा सी हमारा किसके बराबर होता है, अगर डेल्टा सी की बात करें, अगर हम क्या करते हैं, अब देखिए अब दोनों साइड यानी इस साइड और इस साइड इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं डेल्टा वाई से, ठीक है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल्टा सी अपोन में डेल्टा वाई प्लस में डेल्टा एस अपोन में डेल्टा वाई, और इक्वल टू में ये हो गया आपका डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। तो इसको इससे काटेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई एमपीसी के बराबर होता है, ये भी हमने देखा ही था, ठीक है। प्लस में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई जो होता है वो एमपीएस के बराबर होता है, ठीक है। और ये हमारा था 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एमपीसी और एमपीएस होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, उपभोग फलन क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन। तो वह यह आय और उपभोग के बीच का संबंध दिखाता है, अर्थात व्यक्ति की आय बढ़ने या घटने पर उसका उपभोग कैसे बदलता है, इसे उपभोग फलन कहते हैं। यानी जब इनकम बढ़ेगी या घटेगी तो उपभोग भी जो होता है वो कम और ज्यादा होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं, ठीक है। तो समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, तो जो हमारा होता है उपभोग व्यय इक्वल टू में स्वैत उपभोग, यानी स्वैत उपभोग वही होता है जब हमारे पास इनकम नहीं होती तो हम जब खर्च करते हैं सेविंग वगैरह से वो। फिर आता है आपका बी उपभोग वक्र का ढलान, ठीक है ना, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो हम इसे क्या कहते हैं, एम पी सी, ठीक है। और उसके बाद आपकी इनकम इनटू हो जाती है। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स जब आप करते हैं तब इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बचत फलन क्या होता है, तो यह आय और बचत के बीच का संबंध दिखाता है, अर्थात जब व्यक्ति की आय बदलती है तो उसकी बचत कैसे बदलती है। तो वहां हमने देखा था उपभोग आय के बढ़ने और घटने से किस तरह से उपभोग बदलता है, यहाँ पर हम समझेंगे आय के घटने या बढ़ने से किस तरह से आपकी जो बचत होती है वो बदलती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एस बचत, ये हो गया आपका स्वैत उपभोग, ठीक है। ये हो गया आपका 1 - बी, ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा आपका अगर देखें तो एम पी एस, ठीक है। तो ये आपका एम पी एस हो गया,
ठीक है, डेल्टा ऐसा फॉर्म में डेल्टा वाई, ठीक है, और ये इनटू में आपकी इनकम हो जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बचत फलन का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है कि उपभोग वक्र से बचत वक्र प्राप्त करने के लिए चरण लिखिए और रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है इसको बनाना, और लिखना भी सिंपल ही है, बस आपको पहले समझ लेना है। तो देखिए ये हो गया आपका क्या है, ये हो गई आपकी इनकम, ठीक है, और ये हो गई आपकी कंजप्शन, ठीक है। तो जब आपकी इनकम कंजप्शन के बराबर होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो सेविंग होती है वो जीरो हो जाती है। तो ये आपका जो हो गया वो कंजप्शन वाला हो गया। अब आपको इसी के नीचे क्या बनाना है, सेविंग वाला बनाना है, ठीक है। तो आप सेविंग वाला, आपको पता है भाई सेविंग जो होती है वो नेगेटिव से शुरू होती है, यानी ये जो आपने, जब आपकी इनकम जो थी वो जीरो थी, तो आपने जो कंजप्शन किया था वो कहाँ से किया था, वो सेविंग से ही तो किया था, तो इसलिए कहाँ से होगा, ये नीचे से, नेगेटिव से शुरू होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव से शुरू होगा। तो उसके बाद आप इसको ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपकी सेविंग जो है जीरो है, यानी जब इनकम कंजप्शन के बराबर थी तो सेविंग जीरो थी, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे टच कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, आपने क्या किया भाई, उपभोग वक्र से आप बचत वक्र की तरफ आ गए, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, ये समझने के लिए है। इसको लिखना कैसे ये आप जरूर देख लें। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे। तो उपभोग वक्र से बचत वक्र की प्रवृत्ति, तो यहाँ पर आप देखेंगे चित्र में सी उपभोग वक्र है, वाई आई वक्र है, ये रहा हमारा, ठीक है। हम जानते हैं कि बचत आय और उपभोग के बीच का अंतर होती है, तो बचत जो होती है वो हमारी क्या होती है, अगर हम क्या कर दें, हमें क्या निकालना है, सेविंग निकालनी है, तो आप इनकम में से क्या करें, कंजप्शन माइनस कर दें, तो आपकी सेविंग आ जाएगी। आय जीरो होती है, उपभोग ओसी होता है, यानी जब आपकी आय जीरो थी तो आपने कहां से खर्चा किया था भाई, सेविंग से ही तो खर्चा किया था। बचत स्तर ओएस होगा, इस प्रकार ओ डैश बचत की प्रारंभिक होगी, तो इसलिए आप देखेंगे यहां से आपने करा था, तो इसलिए जब आप बचत की शुरुआत करेंगे तो यहां से होगी, ठीक है। बिंदु ई पर आय और उपभोग बराबर होते हैं, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर आपका इनकम जो है वो कंजप्शन के बराबर है, ये ब्रेक इवन पेमेंट पॉइंट भी होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एपीसी। इस टाइम आप देखेंगे वन होगा, ठीक है, ये हमने पीछे देखा था। हम ई और आर को जोड़ेंगे और इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे ताकि बचत वक्र प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हमने ई को क्या किया भाई, आर से जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, बचत वक्र, ठीक है। यानी उपभोग वक्र से हम बचत वक्र की तरफ आ गए, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, इसको ऐसे लिखना है और ऐसे बनाना है, बिल्कुल ध्यान से। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन और आता है आपका, जैसे आपने उपभोग वक्र से बचत वक्र बनाया था, ऐसे ही बचत वक्र से उपभोग वक्र के लिए आता है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि भाई चरण लिखिए और रेखा चित्र का प्रयोग करें। तो इसमें मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, और सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था, तो आप उसी तरह से इसको बना लीजिएगा अच्छे से और लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं सिंपल सा बना के आपको बताता हूँ किस तरह से बनता है ये। तो क्योंकि सेविंग है तो सबसे पहले आपका सेविंग कर्व शुरू होगा, तो सेविंग आपको पता है भाई वो नेगेटिव शुरू होती है, ठीक है, नेगेटिव से शुरू होती है। और जहां पर आपकी सेविंग जीरो होती है तो आपको पता है भाई इनकम जो होती है वो किसके बराबर होती है, कंजप्शन के बराबर होती है। तो ये आपने क्या किया भाई, सेविंग कर्व बना लिया। उसके बाद आपको नीचे क्या बनाना है, आपको कंजप्शन कर्व बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये रहा, ठीक है। तो ये जो हो गई आपकी इनकम जो होती है वो जीरो से शुरू होती है, ठीक है। और आपकी जो कंजप्शन होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वो होती है आपकी जीरो से शुरू नहीं होती, वो ऊपर से शुरू होती है, ठीक है। यानी यहाँ, यानी जो आपने, जो आपकी ये कंजप्शन थी, ये जो थी ना आपने जो कंजप्शन किया है, क्योंकि आपके पास इनकम थी लेकिन आपने कंजप्शन किया है, तो वो कंजप्शन कहाँ से आई थी, वो कंजप्शन यहाँ से आई थी, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, अपनी सेविंग को खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन आई है, यानी ये जो मिली है, ई मान लीजिए ये आर है, ठीक है। तो ये ई आर जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका सेविंग से आपका कंजप्शन कर्व बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, बिल्कुल जैसे पिछला बनाया था उस तरह से आप बना लेना उल्टा करके, ठीक है। और जो चरण हमने लिखे थे सेम वैसे ही चरण आप लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है निवेश गुणांक, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो आपका क्या है वो है निवेश गुणांक। निवेश गुणांक की अवधारणा केन्स की एक महत्वपूर्ण देन है। केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में निवेश में जितनी वृद्धि की जाती है आय में उससे कई गुना अधिक वृद्धि होती है, ठीक है। तो केन्स क्या कहते हैं भाई, आप जितना आप निवेश करेंगे उस निवेश से आपकी जो आय की वृद्धि होगी वो उतनी ज्यादा होती रहती है, कहते हैं कई गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है जितना आपने निवेश किया होता है। तो निवेश की तुलना में आय में जितने गुना वृद्धि होती है उसे ही निवेश गुणांक कहा जाता है। तो भाई जितनी आपने निवेश किया था उसकी तुलना में आपकी आय में जितने ज्यादा गुना वृद्धि हुई उसे ही हम क्या कहते हैं, निवेश गुणांक कहते हैं। उदाहरण के अगर आप समझें तो 100 करोड़ रुपए वृद्धि करने के लिए फलस्वरूप आय में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है, तो निवेश गुणांक कितना होगा, तो 400 से आप क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, अच्छा 4 गुना आ जाएगा। यानी आपने क्या किया था, निवेश 100 करोड़ का किया था, लेकिन आपकी आय में वृद्धि कितनी हुई, 400 करोड़ की हुई, तो इसका मतलब कितनी वृद्धि करी आपने, 4 गुना वृद्धि करी है अपनी आय में 100 करोड़ के निवेश से, ठीक है।
तो इस प्रकार जो आपका गुणांक है के है, निवेश में परिवर्तन परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन के बीच का अनुपात होता है। यानी आपने जितना निवेश किया था और जितना आपकी आय हुई है उसके परिवर्तन को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या बनता है आपका गुणांक बनता है, निवेश गुणांक बनता है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से कि आपकी इनकम में कितना आपने चेंज किया था और अपॉन में जितना आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया था उससे आप डिवाइड कर दें तो आपको पता लग जाएगा भाई आपकी आय में कितनी गुना वृद्धि हुई है। ठीक है। निवेश गुणांक की प्रक्रिया, तो आय के सृजन का दौर, देखिए आय का जो सृजन होता है वो कंटिन्यूअस एक अर्थव्यवस्था के अंदर चलता रहता है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है ना, 100 करोड़ की मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट थी, तो 100 करोड़ की जब इन्वेस्टमेंट होती है तो वो किसी ना किसी की क्या बनती है, इनकम बनती है। ठीक है, जब वो इनकम बनती है तो इनकम जो होती है उसको पूरा खर्च नहीं किया जाता, उसको क्या करते हैं भाई, आधा हम कुछ हम पार्ट जो होता है वो कंजप्शन पर खर्च करते हैं और कुछ जो होता है वो हम सेविंग पर खर्च करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया था 100 करोड़, वो किसी की जो है किसी ने उसका कंजप्शन किया था, वो किसी की इनकम बनती है। ठीक है, तो अब ये जो कंजप्शन था वो क्या बनता है, किसी की इनकम बनेगी। क्या हुआ एक अर्थव्यवस्था के अंदर, 100 करोड़ का निवेश हुआ, ठीक है, तो वो क्या बना, किसी की इनकम बनी और उसने क्या किया भाई, उसका कंजप्शन 80 करोड़ किया और 20 करोड़ उसने सेव कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो उसने कंजप्शन किया था वो किसी और की क्या बनती है, इनकम बनती है। तो वो व्यक्ति भी क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति भी क्या करेगा भाई, वो क्या करेगा, अपना 64 जो है 64 करोड़ क्या करेगा, वो कंजप्शन कर देगा और 16 करोड़ क्या करेगा, वो बचत कर लेगा। ठीक है, और सेम ऐसे ही ये जो कंजप्शन थी वो किसी और की इनकम बनेगी। तो एक अर्थव्यवस्था में ये चीजें जो है चलती रहती हैं और इस तरह से जो आपने एक निवेश किया होता है वो कई गुना आय का सृजन कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आइए अब देखते हैं एमपीएस और एमपीसी गुणांक के मध्य क्या संबंध होता है। तो देखिए फॉर्मूला जो आपका होता है के इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस या 1 अपॉन में 1 - एमपीसी। क्यों, क्योंकि एमपीएस और एमपीसी मिला यानी अगर दोनों को प्लस करते हैं तो 1 के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको 1 अपॉन में 1 - एमपीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हमारा एमपीएस बढ़ रहा है, देख रहे हैं एमपीएस जैसे जैसे हमारा बढ़ता है वैसे हमारा मल्टीप्लायर जो होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, यानी एमपीएस के बढ़ने से गुणांक बढ़ता है, इसलिए इसका संबंध जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, एमपीएस अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका गुणांक जो है वो भी बढ़ेगा। एमपीसी जैसे जैसे आपका बढ़ता है तो आप देख रहे हैं आपका जो मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एमपीसी के बढ़ने से गुणांक घटता है, इसलिए इसका संबंध अप्रत्यक्ष होता है। यानी अगर आप कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो कंजप्शन ज्यादा करने से क्या होगा भाई, इन्वेस्टमेंट उतनी होगी नहीं, तो इससे आप क्या देखेंगे कि जो आपका एमपीसी है वो क्या होगा, ज्यादा बढ़ रहा होगा और जो आपका मल्टीप्लायर है वो घट रहा होगा। ठीक है, तो ये संबंध है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, तो पूर्व प्रत्याशित बचत क्या होती है ये आप समझ लें। यह एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध बचत को दर्शाता है। तो पूर्व प्रत्याशित बचत क्या है भाई, कि एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में जो भी आपने योजनाबद्ध बचत की है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व प्रत्याशित बचत या एक्स एंटे सेविंग कहते हैं। पूर्व प्रत्याशित निवेश क्या होता है या एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यह एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध निवेश को दर्शाता है। ठीक है, तो कितनी आपने योजना बनाई थी और कितना निवेश किया है वो क्या होता है, आपका पूर्व प्रत्याशित निवेश होता है। फिर आता है आपका पश्च प्रत्याशित निवेश, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। यह एक वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश की मात्रा को दर्शाता है कि वास्तविक आपने कितना निवेश किया। ये क्या था, ये आपने प्लान किया था, योजना बनाई थी करेंगे, लेकिन ये क्या दिखाता है, आपने एक्चुअल कितना निवेश किया। ठीक है, पाश्च प्रत्याशित बचत क्या होता है, यह एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, आपने योजना बनाई थी भाई कितनी बचत करेंगे, लेकिन ये क्या दिखाता है कि एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में आपने वास्तविक कितनी बचत करी है। ठीक है, ये जो है आपके फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप बिल्कुल जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये इनके संबंध है, क्योंकि पेपर में जो है जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें।